कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। अर्थात न्यूक्लियर बम तो पाकिस्तान के ही हैं, लेकिन वो अमेरिका के बिना कहे किसी पर नहीं चलाए जाएंगे। अर्थात एक्स सीआईए ऑफिसर ने ये क्लेम किया कि जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के अंदर हुआ करते थे सैन्य तानाशाह, उस समय अमेरिका का सीधा कंट्रोल पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर था। आज के सेशन के अंदर हम इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं? परवेज मुशर्रफ को गए हुए जमाना हो गया है, सत्ता भी गए हुए और दुनिया से भी गए हुए। आज के सेशन में जिक्र इस बात का इसलिए है क्योंकि जिस समय पर परवेज मुशर्रफ को कंट्रोल किया गया था, तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश नाम से अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। वो भी ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी से ही थे और उन्होंने जो टैक्ट अपनाई थी वो परवेज मुशर्रफ को कंट्रोल करने की अपनाई थी, जो हाल ही में आप ट्रंप के द्वारा आसिम मुनीर को कंट्रोल करते हुए देख रहे हैं। इनके द्वारा आरोप लगाया गया, सीआईए के एजेंट के द्वारा आरोप किया, इन्होंने पूरी तरह से रिवील किया सीक्रेट और कहा कि हमने परवेज मुशर्रफ को काफी मोटे पैसे में कंट्रोल किया था, यानी कि काफी सारा पैसा देकर के हमने उनके न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल हासिल किया था। यही सेम कहानी तो आजकल आप होती हुई देख रहे हैं कि आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप बुलाकर जिस तरह से पुचकार रहे हैं, ये बिल्कुल वही बात है कि पार्टी की एक लीगेसी है, उसे पता है कि पाकिस्तान के सैन्य जो तो अफसर होते हैं ये बिकाऊ होते हैं। पहले परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान अमेरिका ने खरीदा था और इस बार आसिम मुनीर को। तो क्या वाकई में इस समय भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका कंट्रोल करता है और भारत ने उनके उन्हीं ठिकानों को हाल ही में निशाना बनाया था, जिसके चलते भाई साहब बिरचे हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर अमेरिका के एक गुप्त एजेंट जो कि सीआईए के पूर्व अफसर हैं, जिनका नाम जॉन किरियाकू है, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया भारत के अंदर न्यूज एजेंसी एएनआई को। और एएनआई को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि हमने किस तरह से परवेज मुशर्रफ को कंट्रोल किया हुआ था। आइए अब थोड़ा थोड़ा सा किरदार परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले किरियाकू की बात कर लेते हैं कि किरियाकू कौन है। देखिए, किरियाकू 2013 में सुर्खियों में आए थे ये कहते हुए कि एक जासूस जो बहुत बोलता है। देखिए, जनरली जासूसी का काम जो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, इन्हें कहा जाता है कि आपको गुप्त जिंदगी जीनी है। आपको अपने जीवन का परिचय सबको नहीं देना है। गुप्त जिंदगी जीने वाले ये जो जासूस हैं, इन जासूसों की कहानी अगर पब्लिक होने लगे तो ना जाने कितने देशों के भेद खुल जाएंगे। किरियाकू ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर भेद खोलकर ही अपने आप को राइटर, स्पीकर, स्टोरी टेलर बनाना स्वीकार किया। लेकिन जब भेद खोले तो इन्हें पनिशमेंट भी मिला। जॉन किरियाकू बहुत सारे एजेंसीज में, अखबारों के अंदर छपते रहे हैं क्योंकि ये सीआईए जो कि अमेरिका की गुप्त एजेंसी है, जैसे भारत की आरएडब्ल्यू है, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका की जो गुप्तचर एजेंसी सीआईए है, उसके विसिल ब्लोअर की तरह काम करते रहे, दुनिया को बताते रहे कि सीआईए किस तरह से काम करता है। इन्होंने लोगों को बताया कि भाई मतलब इतना तक इन्होंने बता दिया कई न्यूज़ एजेंसीज़ को कि ये पर्टिकुलर प्रकार का जो पनिशमेंट है ये इस अधिकारी के द्वारा दिया जाता है, जिससे सीआईए के कई एजेंट्स के नाम ओपन हो गए, जिसके चलते इन्हें 2 साल की सज़ा दी गई थी। अर्थात ये इंटेलिजेंस मतलब ऑफिसर रहे हैं और इनकी इंटेलिजेंस के कारण, इनकी रिवील होने के कारण इन्हें पनिशमेंट भी मिला है। इन्होंने वाटर बोर्डिंग की जाती है ये जानकारी पब्लिक कर दी थी। वाटर बोर्डिंग क्या होती है? अपराधियों को पकड़कर उनके मुंह पर कपड़ा लगाकर लगातार पानी डाले जाना और उस पानी की वजह से घुटन इस तरह से होती है अपराधी को कि वो पानी में डुबो करके उसका जी घोटा जा रहा है मारने के लिए। इस तरह का जो टॉर्चर है ये सीआईए द्वारा किया जाता है। सीआईए इन जनरल पब्लिक में ये इनकार करता था कि हम वाटर बोर्डिंग करते हैं, लेकिन इन्होंने रिवील कर दिया था कि अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी वाटर बोर्डिंग करती हैं। इनके द्वारा जब ये जानकारी वाटर बोर्डिंग पर दी गई कि एक अलकायदा के प्रिजनर के साथ ऐसा हुआ था, तो इन्हें मानवाधिकार संगठनों के द्वारा क्रिटिसाइज होना पड़ा था। इन्होंने बकायदा एक न्यूज़ चैनल को उस आदमी का नाम भी रिवील कर दिया जो सीआईए के अंदर वाटर बोर्डिंग करता था, तो इसके चलते इन्हें जेल हुई थी 2 साल की। ठीक है साहब? तो किरियाकू ने अल-कायदा के अंदर एक आतंकी था जिसका नाम था अबू जुबैदा, उसके बारे में जानकारी दी थी सब लोगों को कि अबू जुबैदा का वाटर बोर्डिंग हुआ है और इस बारे में सीआईए की बहुत ज़्यादा भार भत्सरना हुई थी कि जहाँ तो ये मानव अधिकार की बातें करते हैं और दूसरी तरफ ये ऐसी हरकत करते हैं। अबू जुबैदा के बारे में फिर जब अबू जुबैदा ने बताया कि उसे 83 बार सीआईए ने वाटर बोर्ड किया था ताकि उससे ये जानकारी उगलवा सकें कि कहाँ पर ओसामा बिन लादेन है। ठीक है साहब। यानी कि ये वो आदमी है जो वाकई में खबरें रखता है, सीआईए की गुप्त जानकारी बाहर निकालता है और अपनी जानकारियों के चलते जेल भी जाता रहा है। इसी व्यक्ति के द्वारा हाल ही में जानकारी रिवील की गई
मुशर्रफ के बारे में, और जब रिवील की गई तो भारत की मीडिया में हाथों हाथ सुर्खी बन गई। खैर, इसकी सूचना आप ये भी देख सकते हैं, 30 महीने की जब इन्हें सजा हुई थी, इन्होंने हाल ही में मुशर्रफ पर बयान दिया। अब मुशर्रफ का भी थोड़ा-सा परिचय ले लीजिए। देखिए, मुशर्रफ पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह थे, लेकिन सैन्य तानाशाह कब बने होंगे? जब जैसे आज आसिम मुनीर सेना अध्यक्ष थे और उसके बाद फील्ड मार्शल बने, ऐसे ही आज जैसे शहबाज शरीफ पाकिस्तान में प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ से मतलब शहबाज शरीफ के जो बड़े भाई नवाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ के टाइम पर परवेज मुशर्रफ को सेना अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब आज से उस समय को बड़ा ही रिलेट करके आप समझिएगा, तो आज कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। परवेज मुशर्रफ जैसे आज आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के लिए सब कुछ है, ऐसे ही नवाज शरीफ के लिए परवेज मुशर्रफ उस समय के सब कुछ प्रकार से सेना अध्यक्ष हुआ करते थे। कब की बात है? 97-98 के अराउंड की बात है ये। 97-98 में नवाज शरीफ सत्ता में थे और परवेज मुशर्रफ को इन्होंने सेना अध्यक्ष बनाया था। लेकिन परवेज मुशर्रफ के एस्पिरेशंस बहुत ऊपर थे। वो शासन को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते थे। जैसे इस समय पर शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के साथ फील करते हैं। आसिम मुनीर ही फ्रंट फेस हैं पाकिस्तान की सरकार के। आज जहां भी वो जाते हैं, चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे चाइना की बात हो, आसिम मुनीर पहले होते हैं, फिर शहबाज शरीफ को ट्रीट किया जाता है। या फिर ये कहिए कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से सीख रखा है कि आसिम मुनीर के साथ हमेशा बने रहना है, उसके खिलाफ नहीं चलना है, अदरवाइज सत्ता गिरा देगा। ये पाकिस्तान में पुराने ट्रेड रहे हैं। अच्छा, शहबाज परवेज मुशर्रफ के बारे में थोड़ा ऐतिहासिकता भी जान लीजिए। ऐतिहासिकता ये है कि इनका जन्म भारत में ही हुआ था, जब भारत विभाजित नहीं हुआ था। भारत के विभाजन के बाद ये मतलब पहले दिल्ली में ही जन्म हुआ था, उसके बाद ये पाकिस्तान चले गए। इनके पिताजी एक बड़े अधिकारी हुआ करते थे और ये सब तमाम जानकारियाँ हैं जो जिससे आपका कोई खासा लगाव नहीं होना चाहिए। खैर, फिलहाल के लिए परवेज मुशर्रफ को आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ देख करके जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, उससे आप थोड़ा तार जोड़िएगा। देखिए, कहानी कुछ इस तरह से है कि भारत पाकिस्तान के बीच के संबंधों में काफी ज्यादा तल्खी आई हुई थी। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1999 में भारत की तरफ से अटल जी ने लाहौर के लिए बस यात्रा की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब लाहौर की बस यात्रा की, उस समय नवाज शरीफ ने उनका वार्म वेलकम किया और भारत पाकिस्तान के बीच के रिश्तों में थोड़ी सी गर्माहट आने लगी। एक तरह से कहिए कि बर्फ जमी हुई थी, वो पिघलने लगी। दोनों देश एक साथ फिर से दोस्ती की राह पर, अमन चैन की राह पर चलने के लिए तैयार हुए। अटल जी के द्वारा बस की जो यात्रा की गई, वो इस व्यक्ति को पसंद नहीं आई। 1999 में ही अटल जी के द्वारा अराउंड फरवरी में यात्रा की गई थी। इस व्यक्ति ने पीछे से कॉन्स्पिरेसी करना शुरू किया और इस व्यक्ति ने, जब ये सेनाध्यक्ष हुआ करता था और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसने सेना को बोलकर एक प्लान बनाया और वो ये कि हम भारत की कारगिल चोटी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आज तक इस तरह से ही माना जाता है कि नवाज शरीफ को भी यह नहीं पता था कि परवेज मुशर्रफ कारगिल के ऊपर कब्जा करने का प्लान कर रहे हैं। या फिर आप यह कहिए कि सेना अपने आप को बेरोजगार समझने लगी थी कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच मित्रता हो गई तो फिर युद्ध का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, तो सेना को वैल्यू कौन देगा। कहते हैं कि पाकिस्तान में सेना खुद युद्ध में उलझा के रखती है पाकिस्तान को, ताकि उसे बड़ा बजट मिलता रहे और पाकिस्तानी इस तरह से खुश रहे कि हमारी सेना कुछ कर रही है। तो परवेज मुशर्रफ ने इस शांति के प्रस्ताव के 3 महीने के भीतर भीतर ही कारगिल तक अपनी सेना की पहुंच बना दी थी। फिर तो आपको पता ही है कि कारगिल का युद्ध हुआ और जब कारगिल का युद्ध हुआ तो कारगिल के युद्ध में इनकी हार हुई। इनकी हार को नवाज शरीफ ने पब्लिक कर दिया और नवाज शरीफ ने कहा कि देखो, ये हार मेरी नहीं है, परवेज मुशर्रफ की हार है। नवाज शरीफ ने पब्लिकली ये कहा कि मैं इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे बताया ही नहीं गया। जिस परवेज मुशर्रफ को सेना अध्यक्ष नवाज शरीफ ने बनाया, वो नवाज शरीफ पब्लिकली परवेज मुशर्रफ को क्रिटिसाइज करने लगे। कहने लगे कि परवेज मुशर्रफ की वजह से पाकिस्तान हार गया। कहने लगे कि पाकिस्तान में इस व्यक्ति ने सरकार के पैरेलल सरकार चला रखी है। कोई बात नहीं। अब पीछे से नवाज शरीफ इनको हटाने की प्लानिंग करने लगे। इनको हटाने की प्लानिंग में एक बार जब कारगिल युद्ध जब ये लोग हार गए, ये अपनी यात्रा पर 1999 के एंड में श्रीलंका की यात्रा पर जा रहे थे। श्रीलंका की यात्रा पर जब ये जा रहे थे, नवाज शरीफ ने पीछे से अपने इंटेलिजेंस हेड को बुलाकर कहा कि अब हमें परवेज मुशर्रफ को पद से हटा देना चाहिए और नया सेना अध्यक्ष हमें नियुक्त करना चाहिए। यह जानकारी इन्हें इनके जानकारों ने, विश्वस्त लोगों ने बता दी। जैसे ही इन्हें यह जानकारी लगी, इन्होंने अपने अधीनस्थ सैन्य कर्मचारियों से कहा कि अभी तुरंत निकलो और सरकार पर कब्जा कर लो। और इस तरह पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ। अर्थात कारगिल की जो चाह थी इनकी,
उस कारगिल की चाह में मिली हार से नवाज शरीफ खफा हुए। नवाज शरीफ ने इन्हें हटाना चाहा, इन्होंने सेना को आदेश देकर नवाज शरीफ को हटा दिया और खुद जाकर सेना पर कब्जा कर लिया या फिर देश पर कब्जा कर लिया। और तब से ये तानाशाह के रूप में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट के बाद रहने लगे। इस पूरी कहानी में इन्होंने दोष पूरा नवाज शरीफ पर डाल दिया कि हम कारगिल जीत जाते, लेकिन नवाज शरीफ के चलते हमें कारगिल से हारना पड़ा। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। नवाज शरीफ को देश निकाला दे दिया गया। 40 लोगों को नवाज शरीफ समेत देश से बाहर भेज दिया गया कि तुम अब यहां नहीं रह सकते। मुशर्रफ शासन में आ गए। लेकिन जब भी पाकिस्तान में कोई सैन्य शासन आता है, अमेरिका उस पर अपना नियंत्रण रखता है। बड़ा ही कोइंसिडेंस देखिए, सितंबर 2001 में अमेरिका में आतंकी हमला हो जाता है। अलकायदा के द्वारा 9/11 का हमला कर दिया जाता है। 2001 में ही भारत के अंदर दिसंबर में संसद पर हमला हो जाता है। अर्थात परवेज मुशर्रफ जो डेस्परेट फेलो थे, जो कारगिल पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें मिली हार से इतने बौखलाए हुए थे कि उन्होंने अमेरिका पर हुए आतंकी हमले को बावजूद भी भारत की संसद पर हमला कर दिया था। भारत की संसद के हमले के बाद भारत ने तैयारी की कि हम पाकिस्तान को मिटा देंगे। कहते हैं कि उस समय भारत ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया और पराक्रम में सैन्य अभ्यास किया। दुनिया यह मानने लगी थी कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा। इस लेवल की तैयारियां थी कि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है, वहां से कर्मचारियों को निकलवाना शुरू हो गया था। अमेरिका ने अपने कर्मचारियों से कहा कि निकल जाओ पाकिस्तान से, भारत पाकिस्तान में कभी भी युद्ध हो सकता है। लेकिन उस समय परवेज मुशर्रफ अमेरिका से बिल्कुल वही सेटिंग करने में कामयाब हो गए जो आसिम मुनीर इस समय पर कामयाब हुए ट्रंप के साथ। अक्सर जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती बढ़ी, ऐसे ही परवेज मुशर्रफ के समय पर दिसंबर में हुए जो संसद पर हमला था, उसके बाद परवेज मुशर्रफ और डब्ल्यू बुश के बीच में नजदीकी बढ़ी। डब्ल्यू बुश अफगानिस्तान पर हमला करना चाहते थे और परवेज मुशर्रफ भारत से बचना चाहते थे। ऐसे में दोनों के बीच में सेटिंग होती है। इन्हें पैसे का लालच दिया जाता है कि हम तुम्हारी जमीन का उपयोग अफगानिस्तान के लिए करेंगे और तुम्हें भारत के हमले से बचाएंगे, लेकिन तुम्हें एक हमें वादा करना होगा, तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स पर हमारा कंट्रोल होगा। कहते हैं कि इस व्यक्ति ने सारा की सारा कंट्रोल जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन को दे दिया था। यह बात सारी की सारी जिस व्यक्ति ने बोली, उनका नाम है जॉन किरियाकू, जो कि सीआईए ऑफिसर थे, फील्ड ऑफिसर थे पाकिस्तान के अंदर। यानी कि इनकी बात में तर्क हो सकता है, तथ्य हो सकता है, विश्वास किया जा सकता है और आज के सेशन में, मतलब आज के समय पर आप इस बात को रिलेट कर सकते हैं। ये परवेज मुशर्रफ है और इनका जितना भी इतिहास है वो मैंने आपको बोल करके सुनाया, बताया कि कैसे इनके साथ में पूरी कहानी रची गई थी। खैर, इस बात को जॉन किरियाकू द्वारा इस तरह से बताया गया कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इनको इस तरह से हेल्प किया ताकि वो इसका यूज कर सके, भारत से बचने के लिए पाकिस्तान को बचा सकें और अफगानिस्तान में इनका यूज किया जा सके। कहते हैं, जॉन किरियाकू का खुद का बयान है कि हमें यकीन था कि साल 2002 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, इसके चलते पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकी परिवार थे उनको बाहर निकाल दिया गया था। खैर, जो भी था, इसी बीच में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिकों को सऊदी ने बचाने का वचन दिया। सऊदी ने कहा कि अब्दुल कादिर खान जैसे भारत के अंदर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, हम भाभा के बारे में बात करते हैं या फिर हम अब्दुल कलाम साहब के बारे में बात करते हैं, बड़े साइंटिस्ट के बारे में, ऐसे कादिर खान उनके न्यूक्लियर जनक माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनके चलते न्यूक्लियर बॉम्ब बना था। तो सऊदी अरब ने अमेरिका से कहकर इस पर सैंक्शन नहीं लगने दिए, इसको बचाने का प्रयास किया। जॉन किरियाकू एक बात और बताते हैं कि पाकिस्तान उस समय डबल गेम खेल रहा था और डबल गेम में जिस समय अलकायदा के अंदर ओसामा बिन लादेन थे और उनको मारने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी अमेरिकी फोर्सेस ने, उस समय ओसामा बिन लादेन कुछ पहाड़ियां थी जिन्हें तोरा बोरा की पहाड़ी कहते हैं, वहां फंसा हुआ था। अमेरिकी सेना वहां पहुंच गई थी, लेकिन अमेरिकी जनरल जो वहां पर अपॉइंटेड था, उस अमेरिकी जनरल को यह जानकारी थी कि तोरा बोरा की पहाड़ियों में वर्ष 2001 में ही, युद्ध होते ही शुरुआत में ही इसको खत्म किया जा सकता था। लेकिन हुआ यह कि इस समय पर जब सितंबर के अक्टूबर में ही यह हमला हुआ, तो जनरल ने वहां पर एक लोकल ट्रांसलेटर हायर किया था और जो लोकल ट्रांसलेटर था, जो कि अफगानिस्तान के लोगों को अमेरिकी भाषा ट्रांसलेट करके सुनाता था और अफगानिस्तानियों की भाषा को जनरल को सुनाता था, जो अमेरिकी जनरल वहां पोस्टेड थे, वो अलकायदा का ही हैंडलर था। और उस व्यक्ति ने जनरल को बोलकर तोरा बोरा की पहाड़ियों में रात को हमला होने से रोका। बोले, साहब अभी बच्चे और महिलाएं सो रहे हैं, बहुत से लोग मारे जाएंगे, ओसामा बिन लादेन तो मिल जाएगा लेकिन उसके साथ बहुत से लोग मारे जाएंगे, आप रात का इंतजार करिए, सुबह इस पर हमला करिएगा, तब तक महिलाएं और बच्चे यहां से निकल जानी चाहिए। अमेरिकी फोर्सेस ने महिलाओं को चाचा नहीं और उन्हें निकलने दिया। ओसामा बिन लादेन महिलाओं की ड्रेस पहन करके वहां से निकलकर पाकिस्तान के अंदर जाकर शरण ले लिया था और उधर अफगानिस्तान के अंदर लगातार अमेरिका
अल-कायदा के ठिकानों को निशाना बनाता रह गया। ये बात बाद में रिवील हुई। जानकारी पता चली कि पाकिस्तान के अंदर जो एबटाबाद में छुपा हुआ ओसामा बिन लादेन था, ये 2001 का भागा हुआ था। खैर, इस बीच में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से जुड़ी जो बातें हैं, वो फिर से रिसर्फेस होने का क्या औचित्य है? आपको थोड़े दिन पहले भी मैंने एक सेशन किया था जिसमें ये बात बताई थी कि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस अमेरिका के चिढ़ने की असल वजह था। ये आज फिर से इस बात को सीआईए एजेंट के बयान से स्थापित करता है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ सेम वही केम किया जो इन्हीं की पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने परवेज मुशर्रफ के साथ किया था। परवेज मुशर्रफ ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अमेरिका के साथ में रखते हुए अपने आप से पैसा भी लिया और अपने देश के अंदर अमेरिका का मतलब इंटरफेरेंस भी लिया। फिलहाल आसिम मुनीर सेम वही की वही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं, क्योंकि उधर ट्रंप के जो पूर्वज थे, यानी कि जो डब्ल्यू बुश थे, पार्टी के पूर्वगामी थे, वो सत्ता में हैं और इधर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ सत्ता में हैं। सेम टू सेम सारी बातें रिवाइज्ड हैं। ऐसे में आसिम मुनीर को आप परवेज मुशर्रफ से रिलेट करके देख सकते हैं। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ इस बार गलती नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से फिलहाल न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर जो नूर खान बेस की बात बार-बार निकल कर आ रही है, जहां पर अमेरिका नियंत्रण रख रहा था, उस चीज को जब भारत ने टारगेट बनाया, क्योंकि दुनिया में 750 बेसेस हैं अमेरिका के 80 देशों में। ऐसे में भारत के द्वारा जब इनके एयरबेस को टारगेट बनाया गया, हमने नूर खान बेस को जब टारगेट बनाया और तुरंत अमेरिका बाहर निकल करके आया और भारत और पाकिस्तान को बातचीत की सेक्रेटरी ने और हम दोनों के बीच में सीज फायर कराया और तब से अमेरिका पाकिस्तान के गुण गाया जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बचाया गया, ये बिल्कुल वैसी वाली बात है कि कतर के अंदर जो अभी बम गिरे, सेंटकॉम के प्रेजेंस के बावजूद इजराइल ने गोली चला दी। बाद में अमेरिका को कतर की हिफाजत के लिए आगे आना पड़ा, इजराइल को धमकाना पड़ा कि तुम कतर पर हमला नहीं करोगे, अगली बार कतर पर हमला होगा तो हम उसे हम अमेरिका पर हमला मानेंगे। अमेरिका ने कतर के साथ में यह वादा निभाने का प्रयास करना बाद में शुरू किया। एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ ऐसा था। पाकिस्तान कह रहा है जहां पर ना आपकी सत्ता है, आपकी प्रेजेंस में नूर खान पर भारत ने हमला कर दिया, इसे आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। तो अमेरिका ने कहा कि इस बात को हम पूरी तरह हाईलाइट होने से बचाएंगे और यह कहेंगे कि पाकिस्तान विजेता रहा और तुमको हम इमेज ग्लोबल दिलाएंगे, पैसा दिलवाएंगे, तुमको इन्वेस्टमेंट दिलवाएंगे, पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा रहेगा। लेकिन अमेरिका की बात रिवील नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिवील हो गई थी। हमने जब इस पर सेशन किया था, जब आपको बताया था कि यहां पर कुछ अज्ञात वाहन आकर खड़े हुए हैं, हमने आपको बताया था ग्लोब मास्टर आकर खड़ा हुआ है नूर खान बेस पर। जब मामला ठंडा हो गया था, उसके बारे में पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी कहा था कि कुछ ऐसे बड़े-बड़े जहाज आकर यहां खड़े हुए हैं, लेकिन उनके बारे में कोई पूछ नहीं सकता। सैन्य अधिकारी यहां आए हुए हैं, लेकिन कोई पूछता है तो उन्हें यहां से भगा दिया जाता है। कि खेला तब भी यही था कि पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट मिला किस तरह से था, अब वो बात समझ में आती है। एक सीआईए एजेंट जिसको खुद सजा इस बात की मिल गई कि ये ज्यादा सच बोलता है, इसने बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील किए। अब ऐसे में अगर ये परवेज मुशर्रफ का सीक्रेट रिवील कर चुका है, चूंकि ये पद छोड़ चुका है, अब उसके बाद में आज के बारे में तो ये कुछ नहीं बोल पाएगा, लेकिन आप उसको रिलेट करके समझ सकते हैं। खैर अगेन ये सारी बातें इसी तरह से हैं कि इन तरह की चर्चाओं से वापस ये मामला निकल कर आता है कि कैसे डिप्लोमेसी चलती है, कैसे दुनिया भर के देश एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।